तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार एक छोटे से बच्चे को भी ये अंदाजा है कि ये आता है उसको कि किस प्रकार से अपना जो फेलियर है उसे एंजॉय किया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। तो इसी इसी तरीके से हमें भी सीख लेनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ में फेल हो जाने पर, चाहे वो कंपटीशन हो या कोई बिजनेस हो या कोई और काम हो, किसी भी चीज़ में फेल हो जाने पर हमारी जो लाइफ है वो वहीं ख़त्म नहीं हो जाती। और उससे बल्कि हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस जो कमी जो हमारे जीवन में रह गई है, ऐसा लगता है कि ये कमी अभी हमारे जीवन में बरकरार है, उस कमी को पूरे करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कभी भी निराशा या हताशा का भाव अपने मन में नहीं लाने देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो इसमें होती है वो ये बात है कि आप अपने आसपास जो नेगेटिव लोग हैं, उन नेगेटिव लोगों को कभी भी अपने आसपास मत आने दीजिए। ये नेगेटिव लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी से खुद भी भरे हुए होते हैं और दूसरों को भी भर देते हैं। तो इसलिए आपको अगर अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना है तो इन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और जो भी आपका अचीवमेंट है, जो भी आपका आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उस गोल को पाने की दिशा में कार्य करते रहिए। कहते हैं कि जो लोग एक आदमी के आसपास के जो 4-5 लोग होते हैं, पांच जो उसके दोस्त होते हैं या उसके आसपास के लोग होते हैं जिनसे वो मिलता जुलता है, वो 5 आदमी ये बताते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की होगी। तो आदमी की संगत से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो पड़ता है। तो इसलिए अपने आसपास में एटलीस्ट जब तक आप ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब तक ये जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तब तक आप इन लोगों से दूर रहिए, इस प्रकार के नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविल सर्विसेज हब के इस द न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो 29 जुलाई 2022 शुक्रवार का डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये आपको फ़ायदा होता है कि जो भी हमारी जो चैनल के वीडियोस हैं लेटेस्ट आते हैं, उन वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। तो इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जो चैनल में कंप्लीट जो वीडियो में जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्टैटिक पोर्शन में जो आज डिस्कशन करेंगे वो सत्रिया डांस को लेकर करेंगे। जो राज्यसभा में जो सस्पेंशन है एमपीज का वो अभी भी जारी है और यहाँ पर 3 जो और हैं एमपीज उनको सस्पेंड कर दिया गया है। किस प्रकार से ये सस्पेंशन का प्रोसेस होता है और किस प्रकार किसके पास में ये जो पावर है वो अवेलेबल होती है, तो उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा सारी चीज़ों को, जो भी डिस्कशन आज के जो इस वीडियो में किया गया है। अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने डाटा पॉइंट से। दोस्तों, आज की जो डाटा पॉइंट में बात की गई है वो पेंडेमिक के बाद में जो लोअर क्लास है और जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास की रिकवरी रेट को लेकर यहाँ पे एक सर्वे किया गया है। जो ये सर्वे है वो संबोधि पैनल्स के द्वारा यहाँ पर किया गया है। जून 2022 में ये सर्वे जो है उसे कंडक्ट किया गया था। उसके हिसाब से कुछ जो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई है कि जो हाई क्लास ने जो अपनी उसका जो रिकवरी पीरियड था वो पूरा हो चुका है। उनकी जो रिकवरी है वो काफ़ी हद तक 100% के समथिंग ही हो गई है। उन्हें पेंडेमिक का इतना ज़्यादा जो उनके ऊपर इम्पैक्ट था वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा जो मिडिल ग्रुप है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा देखने को मिला है, स्लाइट जो है इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है। इसके बाद में जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप पे जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लो इम्पैक्ट ग्रुप के द्वारा जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं निकल पाया है और इस वजह से जो उनका जो सॉर्ट आउट है समस्याओं का, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो,
तो वो जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं, और उसी को लेकर यहाँ पर सर्वे किया हुआ है। तो सर्वे में क्या इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात निकल के आई है उसे देखते हैं। तो ये सबसे पहले जो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अभी हाल में बढ़िया चल रही है या पहले से भी खराब है, और या जैसी पहले थी वैसी ही सेम है। तो उसको लेकर सर्वे किया गया है। तो जो हाई जो लेवल इनकम का है उसमें जो पर्सन आते हैं उनके लिए 63% जो है उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। आप देखिए जो पेंडेमिक का समय चल रहा था, वो पेंडेमिक से 62-63% लोगों का ये कहना है कि उनकी स्थिति बेहतर है, और 33% लोगों का ये कहना है कि सेम है, और जो वर्स्ट है वो सिर्फ 3.2% है। इसके बाद में लो इनकम ग्रुप में अगर आप ये रेशियो देखेंगे तो जो वर्स्ट कंडीशन है वो 18.5% लोगों की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो सेम यहाँ पर रही है वो कंडीशन के हिसाब से अगर बात करें तो कंडीशन सेम यहाँ पर 60% लगभग लोगों की यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेम उन्होंने बताई है, और जो बेटर बताई है वो काफ़ी कम लोगों ने बताई है। मिडिल क्लास में ये रेशियो आप देखेंगे तो बेटर बताने वाले और सेम बताने वाले लोगों का जो रेशियो है वो यहाँ पर समान सा ही देखे गया है, और वर्स्ट कंडीशन भी यहाँ पर बहुत कम है। मिडिल जिससे जैसा कि इस ग्रुप का नाम है मिडिल है, तो हर चीज़ में ये मिडिल ही रहने वाला है। इनकम में भी ये मिडिल है तो हर चीज़ में भी ये मिडिल ही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो लोअर इनकम ग्रुप है उसमें जो कंडीशन है वो सेम जा रहा है, और जो बेटरमेंट है वो कम हुआ है। इसके अलावा जो अगले क्वेश्चन में जो बात निकल के आई है उसमें अगर जो मनी है, जो मनी का जो हम सेविंग्स करते हैं उन सेविंग्स को लेकर अगर बात करें कि किस प्रकार की सेविंग्स आपके जो है वो इसमें हो पाई है कि नहीं हो पाई है, तो उसको लेकर जो हाई लेवल का इनकम ग्रुप है उसमें 77% लोगों ने कहा है कि उनकी सेविंग हो पा रही है, और 23% लोगों ने कहा है कि नहीं हो पा रही है। मिडिल ग्रुप में 63% लोगों ने कहा है कि हो पा रही है, और 37% लोगों ने कहा है कि नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप 60% लोगों के द्वारा कहा गया है कि नहीं, हमारी जो सेविंग्स हैं वो नहीं हो रही हैं, और जो 40% लोग हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सेविंग्स हो पा रही हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति है वो अभी लोअर इनकम ग्रुप में पहले से चेंज हुई है, लेकिन इतनी जल्दी चेंज नहीं हुई है जितने कि हाई लेवल ग्रुप में हुई है। हाई लेवल ग्रुप के पास में आप समझते हैं सारे जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, पैसे कि पहले ही उनके पास में अवेलेबिलिटी होती है। और जो लोअर इनकम का ग्रुप है वो तो रोज कमाता है और रोज ही खाता है, इसी बेसिस पे कार्य करता है। तो पेंडेमिक में आपको ध्यान है कि सारे जो काम थे वो बंद हो गए थे, और ये काम बंद होने की वजह से जो डेली इनका जो वर्किंग का प्रोसेस है वो भी बंद हो गया था। तो इसी वजह से इनको जो इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर देखने को मिली है। अगली जो ग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो आगे भविष्य में भी, अभी तक तो आपकी सेविंग नहीं हुई है उसमें 40% लोगों ने कहा है कि नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में भी इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी या इससे बेटर हो जाएगी, उसमें भी जो लोअर ग्रुप है और लोअर ग्रुप ने ये डिसीजन दिया है कि जो हमारी जो स्थिति है वो पहले से भी ज़्यादा आगे जाके जो सुधरने वाली है। उसमें 18.6% लोगों का ये ऐसा मानना है कि भविष्य में हमारी स्थिति है जो सुधार हो जाएगी। काफी 60% लोगों का कम लगभग ये मानना है कि हमारी स्थिति जो है वो ऐसी ही रहने वाली है, और जो 23% लोग हैं उनका कहना है कि पहले से भी स्थिति खराब होने वाली है। तो और हायर इनकम ग्रुप जो है उसने उसमें लगभग आधे लोग ये मानते हैं कि भविष्य में उनकी जो स्थिति है वो यहाँ पर सुधरने वाली है। अभी हाल ही की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप में सिर्फ 11.5% लोग ये मानते हैं कि जो उनके पास में जो अभी रिसोर्स अवेलेबल हैं वो भविष्य के लिए पर्याप्त है। 60% लोग ये मानते हैं कि जो पर्याप्त हो भी सकते हैं, पर्याप्त नहीं भी हो सकते, शायद पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से 60% लोग ये मानते हैं, जबकि जो हायर इनकम ग्रुप में अगर ये रेशो देखें तो लगभग बराबर सा 44% और 49.1%। तो इस प्रकार से हायर इनकम ग्रुप को इस ग्राफ में भी जो है वो इम्पोर्टेंस देखने को मिली है।
इसके बाद में जो मंथली इनकम है, मंथली जो अवेलेबिलिटी है फंड्स की, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है कि जो मंथली जो फंड्स है वो आपके पास में आपका जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त हैं, या जो पहले जो आपको मिलता था उससे भी यहाँ पर अच्छा है कि बुरा है। तो इसमें 25% के लोगों को यह लगता है कि जो उनकी जो स्थिति है वो पहले से इम्प्रूव्ड है इस मामले में, मंथली जो उनकी इनकम है। लेकिन वो फिर भी 57% लोगों को ये लगता है कि जो उनकी स्थिति है वो पहले की जैसे ही है। और फिर यहाँ पर 54% लोगों को हाई इनकम लेवल में लगता है कि स्थिति पहले से सुधर गई है। तो इस प्रकार से अगर ओवरऑल अगर यहाँ पर सारी चीज़ों को माना जाए और उनके बेटरमेंट के तरफ अगर देखा जाए, फाइनेंशियल स्टेटस और भी जो चीज़ें हैं उनको लेकर अगर ओवरऑल बात की जाए, तो यहाँ पर 12.1% लोगों को लो इनकम ग्रुप में ये लगता है कि उनकी जो स्थिति है आगे जाके और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। इसके साथ में ही जो मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप को ऐसा लगता है कि जो उनका जो आगे भविष्य में जो उनकी स्थिति है वो सुधरने वाली है। वहीं 61% लोगों को हाई इनकम लेवल में ये लगता है कि उनकी स्थिति पहले से बेहतर हो ही जाएगी। आधे से ज़्यादा लोगों को ये इस प्रकार का जो विश्वास है कि वो उनकी स्थिति बेटर हो जाएगी। दोस्तों आज थोड़ा सा जो मेरा गला है वो ख़राब है और जुकाम भी लगा हुआ है, तो बीच में ये जो वॉइस है वो आ सकती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अब अपने पहली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में जो बात की गई है, आपको पता है कि हाल ही में जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम यहाँ पर उसका ऑक्शन किया गया था। उस ऑक्शन में जो जियो है उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्राइस है वो लगाया था, और सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम भी शायद इसे ही मिलने की संभावना है। तो उसको लेकर इसमें बात की गई है कि बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार ने एक जो पैकेज है वो जारी किया है, और इस पैकेज में सरकार जो बीएसएनएल को लगभग 13,000 करोड़ का जो फंड है वो अवेलेबल कराएगी, जो कि बीएसएनएल की ऑपरेशन के लिए काम में आएगा। और जो ऑपरेशन यहाँ पर जो किए गए हैं 2014-15 से लेकर 19-20 तक, उन ऑपरेशंस के लिए ये जो फंड है वो यहाँ पर काम में आने वाला है। उसके बाद में एक जो ट्राई ने ये बताया था कि किस प्रकार से जो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइबर हर मंथ 0.30 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कम हो रहे हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट कंपनीज को देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज में ये जो रेशियो है वो 0.40 के हिसाब से हर महीने में बढ़ रहा है। इनका जो परसेंटेज है वो प्राइवेट कंपनीज का बढ़ रहा है 0.43 के हिसाब से, और बीएसएनएल है उसका जो रेशियो है और उसके कस्टमर्स का 0.30% के हिसाब से पर मंथ ये परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब 3 महीने में लमसम 4 महीने में आप मान लीजिए 4 महीने में 1.2% जो कस्टमर्स हैं वो बीएसएनएल के टूट जाते हैं। और वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 महीने में इनके जो है 1.20 कस्टमर जो है वो यहाँ पर इनके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से बीएसएनएल को लगातार यहाँ पर जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। दूसरा अगर बीटीएस की बात करें, बेस ट्रांस रिसीवर जो स्टेशन होता है, जो जिसे हम टावर कहते हैं, वो टावर की अगर बात करें, अवेलेबिलिटी की बात करें, तो वो भी बीएसएनएल के पास में अन्य जो कंपनीज हैं उससे बहुत ही कम है। और उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो बीएसएनएल के पास में बीटीएस है उसमें लगभग 1.25 लाख का नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं जो बीएसएनएल है उसके पास में लगभग 6-7 गुना यहाँ पर जो बीटीएस है वो अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो अवेलेबिलिटी है वो रिलायंस जियो के पास में है, और किस प्रकार की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर बीएसएनएल के पास में है। बीएसएनएल को रिवाइव करने का जो प्रोसेस है वो अभी शुरू शुरू किया गया है। हालांकि काफ़ी टाइम से, जब से रिलायंस जियो जो है वो अस्तित्व में आया है, तब से इस बात को कहा जा रहा है कि 4G को लेकर जो बीएसएनएल में किसी भी प्रकार का जो इनपुट है वो नहीं दिया गया, इसको रिवाइव नहीं किया गया। अगर इसी की जगह अगर सरकार ने बीएसएनएल को अगर आगे बढ़ाया होता तो आज रिलायंस जैसी जो स्थिति है वो बीएसएनएल की देखने को मिलती। इस प्रकार के कई जो आर्टिकल उस टाइम पे देखने को मिले थे और इन बातों को कहा गया था। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो ये स्टेप है वो उठाया गया है, और लगभग 1.64 लाख करोड़ का यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इनके द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो बीएसएनएल है वो अपने आप को रिवाइव कर सके, अपने आप को जो अपग्रेड है उसमें इन चीज़ों को इस फंड को यूज़ कर सके। तो इसीलिए बीएसएनएल को
अपग्रेड करने के लिए इस प्रकार का जो फंड है वो अवेलेबल कराया गया है। साथ ही जो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस फंड को प्रोवाइड करने का और बीएसएनएल को रिवाइव करने का, उसमें सबसे पहले तो जो इसका कस्टमर बेस है उस कस्टमर बेस को बढ़ाने की यहाँ पर बात की जाएगी। उस ऑपरेशन वायबिलिटी गैप जो है यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि जो बीटीएस का नंबर है वो यहाँ पर बहुत कम है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए लगभग 13,000 करोड़ का फंड यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद में जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम यहाँ पर बीएसएनएल को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें 40,000 करोड़ से लेकर 1,50,000 करोड़ का जो फंड है वो इसमें इन्वेस्ट हो सकता है। और जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है उस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को भी यहाँ पर करा जाएगा और ये इक्विटी के रूप में फंड बीएसएनएल को अलॉट करके इसको जो स्पेक्ट्रम है वो दिया जाएगा। एजीआर क्या होता है? एजीआर बेसिकली एक प्रकार का रेवेन्यू शेयर है जो टेलीकॉम कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है। एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, जो इसमें आप देखिए जो जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई मशीनरी यूज़ की जाती है या स्पेक्ट्रम यूज़ की जाता है, तो हर साल जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके द्वारा सरकार को एक निश्चित जो अमाउंट होता है वो अमाउंट पे करना होता है, उस अमाउंट को ही जो है एजीआर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट और जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें एजीआर देना होता है, उस एजीआर को भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा। उस एजीआर को सबके एजीआर के साथ में भी कुछ एडजस्टमेंट है यहाँ पे किए जाएंगे और गवर्नमेंट की जो एनुअल लाइसेंसिंग फ़ी है और जो स्पेक्ट्रम जो फ़ी है उसको यहाँ पर एजीआर के थ्रू पे करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। इसके अलावा आपको जैसा कि बताया कि बीएसएनएल के जो कस्टमर्स हैं वो 0.30% के हिसाब से यहाँ पर कम हो रहे हैं मंथली ये बेसिस पे, यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। ट्राई ने ये जो डाटा है बताया है और बहुत ट्राई ने जो डाटा बताया वो एक ऑथेंटिक डाटा यहाँ पर बताया है और उसके हिसाब से बीएसएनएल में जो कस्टमर्स हैं उनकी कमी जो देखने को मिल रही है वो 0.30% देखने को मिल रही है। और यहाँ पर साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर के जो टेलीकॉम्स हैं उसमें, जिसमें रिलायंस और एयरटेल इसमें मुख्य हैं, उसके जो कस्टमर बेस हैं 0.43% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बीएसएनएल है वो बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर जो कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए सरकार ने यहाँ पर एक प्रयास करने की कोशिश की है और जहाँ पर बीएसएनएल फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम में था उसे रिवाइव करने के लिए जो फंड है यहाँ पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार से जो सरकार ने जो प्लान बनाया उस प्लान के हिसाब से 5G और 4G का स्पेक्ट्रम दोनों यहाँ पर बीएसएनएल को प्रोवाइड कराया जाएगा और ये माना जा रहा है कि सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि 2026 या 27 से जो बीएसएनएल है वो वापस से प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए। तो इसी प्रकार से इस टेलीकॉम सेक्टर की इस सरकारी कंपनी को रिवाइव करने की बात की गई है। साथ ही जो अन्य जो कंपनीज यहाँ पर हुआ करती थी जैसे कि एमटीएनएल हुआ करती थी और बीएसएनएल एक कंपनी अलग हुआ करती थी, इसके बाद में भारत ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क लिमिटेड है वो यहाँ पर एक अलग कंपनी हुआ करती थी, तो इन्हें सबको एक एंटिटी बनाकर सबको कंबाइन करके यहाँ पर जो है वो बीएसएनएल के अंडर में ही रखा जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारी कंपनीज जो अलग अलग पहले चला करती थी उन्हें भी यहाँ पर ख़त्म करके एक कंबाइंड कंपनी यहाँ पर तीनों को मिक्स करके, सॉरी ख़त्म नहीं किया जाएगा, तीनों को जो एक कंबाइंड करके बीएसएनएल के रूप में ही इन्हें चलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में जो 44वें चेस ओलंपियाड यहाँ पर हो रहे हैं, तमिलनाडु में यहाँ पर ये जो ओलंपियाड उनकी शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ओलंपियाड है उनकी शुरुआत की है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे चेस के जो पुराने धुरंधर हैं यहाँ पर विश्वनाथ आनंद वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये एक चेस के प्लेयर हैं जो कि इंडिया की तरफ से खेलने वाले हैं और ये प्रधानमंत्री हैं और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन हैं। तो ये इन सब की उपस्थिति में जो इसकी शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है और
75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेस जो ओलंपियाड है वो यहाँ पर भारत में होने वाली है। चेस को लेकर जो ये प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो सबसे बड़ा कंपटीशन है। और इसी कंपटीशन को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो ओलंपियाड का यहाँ पर जो भारत में उद्घाटन हुआ है वो पहली बार हुआ है, यो जो आयोजन हुआ है वो भी पहली बार हुआ है। तो 75 साल में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। और जो अभी जो पीरियड हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है उनका जो पीरियड चल रहा है वो एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि ऐसा जो समय है वो भारत के खिलाड़ियों को कभी नहीं देखने को मिला। और भारत के खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे पैरालंपिक्स हो या डीफलंपिक्स हो, इन सारी चीज़ों में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। तो तीन यहाँ पर जो कैटेगरी है उनकी यहाँ पर बात की गई है। पहला तो ओलंपिक्स है, फिर यहाँ पर पैरालंपिक्स है, और यहाँ पर डीफ ओलंपिक्स है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है ये एक तीनों कंपटीशन का ही टाइप है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये सेपरेट सेपरेट कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इस आर्टिकल में जो मेन जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि जो 44वें चेस का जो यहाँ पर ओलंपियाड है वो यहाँ पर तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। और पहली बार ये ऐसा अवसर आया है कि भारत में ये ओलंपियाड आयोजित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों इस आर्टिकल में जो आप देखेंगे बात की गई है कि हमने कुछ समय पहले एक डिस्कशन किया था, वो भी ये डिस्कशन दिल्ली के जो ये मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको लेकर ही किया था कि किस प्रकार से जो उनका जो विदेश जाना, इनका जो क्लियरेंस है वो यहाँ पर क्लियर नहीं किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब जो वो सिंगापुर एक समिट के लिए जाने वाले थे, उसकी जो क्लियरेंस की जो ड्यू डेट थी वो यहाँ पर लैप्स हो चुकी है, और अब ये जो है वो विदेश नहीं जा पाएंगे। इसी को लेकर जो है चर्चा इस आर्टिकल में की गई है। इस आर्टिकल को लेकर इसकी जो परमिशंस होती हैं वो किस प्रकार से परमिशंस दी जाती हैं, किस प्रकार से यहाँ पे इनको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को, और चीफ मिनिस्टर के लेवल के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं या बड़े अफसर हैं उनको लेकर किस प्रकार का यहाँ पर फॉर्मेलिटी उन्हें करना पड़ता है, इसको लेकर कंप्लीट डिस्कशन हमने एक पुराने लेक्चर में किया है, तो उसे आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर जो केजरीवाल जी हैं वो अब यहाँ पर विदेश नहीं जा पाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो यहाँ पर आपको पता है कि पहले भी एक 19 लोगों को यहाँ पर सदन से जो है निष्कासित किया गया था। उसके बाद में अब जो यहाँ पर और लोगों को यहाँ पर निष्कासित कर दिया गया है, 3 और लोगों को यहाँ पर निष्कासित किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं वो सुशील कुमार गुप्ता हैं, उन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। संदीप कुमार पाठक हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। और एक इंडिपेंडेंट एमपी है आसाम से अजीत कुमार भुयन, इनको यहाँ पर जो है सस्पेंड किया गया है। तो ये 3 और लोग हैं जिन्हें यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। किस प्रकार से जो सदन की कार्रवाई में इस प्रकार से बाधित होने पर किस प्रकार से जो उसके जो एमपीज हैं उन्हें यहाँ पर निष्कासित किया जाता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा अभी आगे लेक्चर में। तब तक बढ़ते हैं अपने अगली आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में एक बहुत ही गंभीर स्थिति के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल में जो है वो एक सर्वे का डाटा यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस डाटा में ये कंसर्न कहा बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पर प्रेगनेंसीज हैं, उन प्रेगनेंसीज का जो नंबर है वो यहाँ पर एडोलसेंट्स जो हैं 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उनका जो नंबर है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और जो ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी का यहाँ पर जो रेशियो है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे 2014-15 में 78,000 था, वो यहाँ पर घटकर 49 हो गया है, और 49,000 यहाँ पर हो गया है। तो 49,000 यहाँ पर होने के साथ में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो नसबंदी है उस नसबंदी को लेकर भी जो अवेयरनेस है वो अभी कम हुई है।
और इसको यूज़ करने वाले लोगों में भी कमी आई है। साथ ही जो कंट्रासेप्टिव का जो यूज़ किया जाता है, वो कंट्रासेप्टिव का यूज मेनली जो है वो मेल डिपेंडेंट आजकल हो गया है। फीमेल के द्वारा जो कंट्रासेप्टिव का यूज़ है वो यहाँ पर आजकल कम किया जा रहा है, और इसमें टैबलेट भी शामिल है, और जो आईयूसीडी है जिसे इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है, उस आईयूसीडी का भी जो उपयोग है यहाँ पर कम हो गया है। जो कि पहले 30% यहाँ पर उसका शेयर अवेलेबल था, जो कि कम होकर 24% हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो शेयर है वो यहाँ पर लगातार घटता जा रहा है। इसके बाद में अगर आप बात करें जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंट्रासेप्टिव जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का आप देखेंगे तो 45% का जो शेयर है वो पिल्स में है, और अगर कॉन्डम्स में यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो जो शेयर है वहाँ पर 40% का है। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसमें रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि डाटा में इस बात को भी बताया गया है कि जो इस मैरिज का जो मेन जो कारण है, जो सॉरी प्रेगनेंसी का जो मेन कारण है, वो यहाँ पर जो इनकी बच्चों की शादी है वो उनकी उम्र से पहले कर दी जाती है, जिसे कि बाल विवाह कहा जाता है। बाल विवाह यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों के होने में। तो इसी वजह से जो बाल विवाह उनका हो जाता है, तो बाल विवाह होने की स्थिति में जो एजुकेशन है कंट्रासेप्टिव को लेकर या प्रिकॉशंस को लेकर, वो उन बच्चों में नहीं होती है, और इसी वजह से जो ये प्रेगनेंसी है उसका जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। 118 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पर प्रेगनेंसीज का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है और महाराष्ट्र है। इसके बाद में झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो ये सारे एक तरीके से स्टेट आप अगर देखा जाए तो इस तरीके के जो स्टेट है जहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है, वो एजुकेशन का लेवल भी यहाँ पर बहुत ही लो है। इसके साथ में अगर यहाँ पर देखा जाए तो 44% जो भारत के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें वुमेन मैरिज जो है वो 18 साल के पहले यहाँ पर कर दी जाती है। बाल विवाह का यहाँ पर जो रेशियो है वो यहाँ पर देखा जाता है। आप देखेंगे कि ये कितनी गंभीर स्थिति यहाँ पर बनकर निकल रही है कि जो हमारे यहाँ पर बाल विवाह को लेकर जो कानून है वो बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए गए हैं काफ़ी समय पहले। इन कानूनों को लेकर काफ़ी सारी बात भी की जाती है, इसमें अरेस्ट भी होते हैं और अन्य जो चीज़ें हैं वो भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी 44% जो केसेज है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। एजुकेशन नहीं होने की वजह से ऐसी जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। तो देखें बिहार में जो है 17% जो है रेशियो यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में 8% है, झारखंड में 7% है, आसाम में 3% है, और राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट हैं उनमें भी यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, जहाँ पर जो है कंट्रासेप्टिव का यूज़ है वो यहाँ पर बहुत ही लो तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार से जो एजुकेशन की कमी है और कुछ जो फैमिली प्रेशर है, जो बैकवर्ड एरिया है उनके यहाँ पर जो इस प्रकार की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में जो वयस्कों की जो आयु है जो तादाद है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो डाटा है वो निकल के आना एक गंभीर स्थिति को जन्म दे सकता है। भारत में जो अभी वयस्कों की जो नंबर है वो 22.9 करोड़ है, और जो 2031 में इसके 22 करोड़ होने की संभावना है। ये जो नंबर है वो यहाँ पर कम होने की संभावना है, 22 करोड़ हो जाएगा 2036 में। तो इस प्रकार से जो यंग पॉपुलेशन है वो यहाँ पर अभी 15 से 24 साल की उम्र की जो है वो तो इंक्रीज होगी। अभी 23.3 करोड़ है, जो कि यहाँ पर 2011 में 25.5 करोड़ थी। तो इस प्रकार से जो ये डिक्लाइन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में 2031 की अगर बात करें तो 22.9 ये हो जाएगी, और 2036 की अगर बात करें तो वहाँ पर भी इसमें जो है इस प्रकार की कमी देखने को मिलेगी। तो ये जो वयस्कों की जो उम्र नंबर है यहाँ पर लगातार कम होने की बात यहाँ पर बताई जा रही है, जिससे कि जो स्थिति है वो भविष्य में और भी खराब हो सकती है अगर इस प्रकार से जो प्रेगनेंसीज हैं वो समय से पहले हो जाएं, और जो और चीज़ें हैं उनके बाद में भी यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो NFSH का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसमें
फिफ्थ रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो इस प्रकार की जो प्रेगनेंसीज हैं जो टीनेज में होती हैं, जो बच्चों में होती हैं, उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर कम हो गया है। पहले 7.9% था एनएफएचएस की रिपोर्ट में फोर्थ में, और अब एनएफएचएस की जो फिफ्थ रिपोर्ट आई है उसमें ये 6.8% हो गया है। तो इस प्रकार से जो कमी है वो तो यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये फिर भी जो कमी है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसके ऊपर जो और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो ये स्थिति है वो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसके लिए खतरनाक भविष्य में साबित हो सकती है, जिसको लेकर कार्य किए जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर की गई है, और इसके जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो अग्निपथ स्कीम है उसकी जो नीड है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी है। ऑल इंडिया सर्विसेज में भी जो अग्निपथ स्कीम है उसे लागू करना चाहिए। तो किस प्रकार से अग्निपथ स्कीम जो है वो ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, जिसमें आईएएस भी आता है और आईपीएस आता है और आईएफएस आता है, ये तीनों जो सर्विसेज हैं वो अभी ऑल इंडिया सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं। तो किस प्रकार से ये जो तीनों सर्विसेज हैं इनमें जो अग्नि है उसको पूरी जो वो अवश्य भड़काने की आवश्यकता है, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने की आवश्यकता है। किस प्रकार से जो नई स्किल्स हैं वो उनमें डेवलप करने की भी आवश्यकता है। तो उन सब के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। तो देखते हैं कि पूरे आर्टिकल को। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर संवैधानिक वैधता की अगर बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज को संवैधानिक वैधता मिली हुई है, और सभी यूनियन और स्टेट्स के लिए ये जो है वो कॉमन बनाई गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज का एक्ट भी बना हुआ है जिससे कि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 कहा जाता है। इस एक्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है, और इनकी किस प्रकार से रिक्रूटमेंट की जाएगी, इनकी सर्विस की क्या कंडीशन होगी, किस प्रकार से ये जो है वो वर्क करेंगे और कहाँ ये वर्क करेंगे, इस इन सब चीज़ों को लेकर, कार्डर को लेकर जो सारे जो रूल्स हैं वो इस एक्ट में दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। इसके बाद में अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो तीनों सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज मानी जाती हैं, और इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू एक कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जिसे कि यूपीएससी कराता है, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसे कहा जाता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो इस रिक्रूटमेंट को करवाने का कार्य करती है। आर्टिकल 312 जो है हमारे संविधान में, वो आर्टिकल 312 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज जितने अभी हैं उसके अलावा भी जो और अगर ऑल इंडिया सर्विसेज वो बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी इंक्लूड है। जुडिशियल सर्विसेज भी ऑल इंडिया के लेवल पे ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में जो क्रिएट है वो किया जा सकता है। इसके ऊपर काफ़ी समय से जो डिबेट है वो चल रही है, और कई जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो हैं उन्हें क्रिएट किया जाना चाहिए, लेकिन कई लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर क्रिएट की गई तो ऑल इंडिया सर्विसेज में पहले ही इतना सारा लेक है, इतना सारा जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से किया गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर आजकल काफ़ी सारे जो सवाल हैं वो उठाए जाते हैं। तो इसीलिए जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इसकी रिक्रूटमेंट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको करता है। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराती है वो आपको पता ही है, 3 चरणों में इसे कराती है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से जो 3 चरणों में ये एग्ज़ाम पूरा कराया जाता है। स्टेट में भी जो पीसीएस है वो अवेलेबल होती है, जिसे कि स्टेट पीसीएस कहा जाता है, जो कि स्टेट लेवल पे कार्य करती है, और स्टेट लेवल पे इनकी रिक्रूटमेंट करने का कार्य जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार जो यूपीएससी जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स की जो रिक्रूटमेंट करती है वो ऑल इंडिया लेवल पर करती है, और जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं, और जो स्टेट पीसीएस जो होती हैं, जो स्टेट की सिविल सर्विसेज होती हैं, और उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के द्वारा की जाती है।
इसके अलावा जो एआरसी रिपोर्ट आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें चेंजेस और जो रिकमेंडेशन उसके द्वारा दी जाती है उसके अनुसार समय समय पर इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑल इंडिया सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सर्विसेज हमारे देश में चली आ रही है। और जो इनसे संबंधित जो रिक्रूटमेंट है वो भी काफ़ी समय से हो रही है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो कई कमीशंस के द्वारा अपनी रिपोर्ट में इन्हें इनमें बदलाव लाने की बात की गई थी, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी इसमें किए गए हैं। फर्स्ट जो आईएससी का जो गठन हुआ था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जिसे कहा जाता है, वो 1966 में बना था, जिसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोरारजी देसाई ने की थी। इसके अलावा उसके बाद में जो इनकी अध्यक्षता की थी वो के हमीदुल्लाह ने की थी। ये दोनों ही इसके चेयरमैन हैं, पहले ये बनाए गए थे फिर उसके बाद में इन्हें बनाएगा। तो इसके बाद में जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है वो वर्ष 2005 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो वीरप्पा मोइली थे। तो इस प्रकार से जो पहले और दूसरे जो एआरसी थे उनके गठन का समय और उनके कौन कौन किस किस की अध्यक्षता में उनका गठन किया गया है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके अलावा आगे अगली न्यूज़ को देखते हैं। तो आपको पता होगा कि हाल ही में हमारे यहाँ पे जो देश में डॉलर का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और पैसे का जो प्राइस है वो रुपए का जो वैल्यू है वो यहाँ पर घटता जा रहा है। एक डॉलर जो है वो यहाँ पर लगभग लमसम 80 रुपए का ही हो गया है। तो इस प्रकार से जो रुपए की वैल्यू है वो घटती जा रही है। रुपए रुपए के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ने से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो 17 बिलियन डॉलर्स जो है कम हो गया है 10 महीने के अंदर ही। तो इस प्रकार से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसका कम हो जाना एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और तुरंत इसके बारे में जो है वो सरकार को इकोनॉमिक जो कदम है उसे उठाना चाहिए। तो किस प्रकार से ये जो एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेस्ट एक्सचेंज का रिजर्व है, वो कार्य करता है, किस प्रकार से इसका गठन होता है, उन सब के बारे में इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके जो करंट स्थिति है उसके बारे में अगर देखें तो जो हमारा जो रिजर्व था सब पहले वो 642.45 बिलियन का जो रिजर्व है वो पहले हुआ करता था, जो कि सितंबर 3 को इसकी जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी। और ये जो है वो 70 बिलियन डॉलर जो है इसमें कमी आई है, और ये अब 572.71 बिलियन पर आ गया है जुलाई 15 तक। तो इस प्रकार से जो लगभग 10 महीने में इसमें आप देखेंगे कि 70 बिलियन डॉलर की जो है वो कमी आ गई है। ये कमी जो फॉरेन रिजर्व में आई है बहुत ही क्रिटिकल है, और इसका एनालिसिस करके इसका इलाज ढूंढने की सख्त आवश्यकता है। तो कंट्री जो है वो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो इकट्ठा करती है, और फॉरेक्स रिजर्व कब इकट्ठा होता है, जब मान लीजिए कोई अब हम कोई भी गुड्स वगैरह हैं उनको हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने पर हमें जो है वो पैसा जो है वो मिलता है, यानी कि कंट्री के अंदर पैसा आता है। इसके बाद में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद में जब जो पेमेंट है वो कंट्री से बाहर जाती है। तो जब कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमें जो है वो ज़्यादा पैसा बाहर देना पड़ता है, और इस प्रकार से जो इंपोर्ट है वो सरप्लस हो जाता है और ज़्यादा पेमेंट हो जाती है। तो फॉरेन जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो डाउन हो जाता है। इसी प्रकार से जब एक्सपोर्ट है हमारे यहाँ पे बढ़ता है तो एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ ही हमारे यहाँ पे सरप्लस बढ़ता है, और सरप्लस बढ़ता है तो दूसरे देशों के ऊपर हमारा जो पैसा है वो चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो देश के ऊपर जो है वो सरप्लस गिना जाता है। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सीडेड जो पेमेंट हैं वो इंपोर्ट के अगेंस्ट में, तो उनके ऊपर जब ये बढ़ता जाता है तो इस प्रकार से जो है वो सरप्लस यहाँ पर बिल्डअप होता जाता है, और रिजर्व भी यहाँ पर बढ़ता जाता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो सेंट्रल बैंक है वो जो फॉरेन करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी को अपने यहाँ पर जमा करता है, एक्यूमुलेट करता है, और जमा होने पर जब जितने मात्रा में यहाँ पर मान लीजिए दूसरी करेंसी अगर डॉलर की बात करें, तो डॉलर जितना ज़्यादा देश के पास में इकट्ठा होता जाता है रुपए की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। तो इस प्रकार से जो फॉरेन रिजर्व है उसका फॉरेक्स रिजर्व है
उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है हमारे जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी पे भी पड़ता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज है उस एक्सचेंज में रिजर्व की अगर बात करें तो डॉलर से अगर बात करें तो डॉलर में भी इसमें जो इसका सीधा संबंध है, और नॉन डॉलर जो करेंसीज है उसमें उससे भी इसका संबंध होता है। नॉन डॉलर करेंसीज में कोई कमोडिटी भी हो सकती है और बुलियन भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, और इसकी वैल्यू जो है उसका इन्फ्लुएंस भी एक्सचेंज रेट पर पड़ता है, और गोल्ड प्राइस के ऊपर भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर यूएस डॉलर डेप्रिसिएशन में होगा तो हायर गोल्ड की प्राइसेस होंगी, तो हमारे यहाँ पर जो परचेज है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और जो वैल्यूएशन है वो गेन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका जो वैल्यू है वो लगातार फिर रुपए का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और जो गोल्ड की वैल्यू है वो भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जो रिजर्व करेंसी होती है, जो फॉरेक्स जो रिजर्व होता है, वो रिजर्व करेंसी जो है उसका यूज़ यहाँ पर सेंट्रल बैंक के द्वारा और अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट में, ट्रांजैक्शंस में, और जो अदर देश को, अदर कंट्रीज़ को हमारा जो डेप्ट होता है, कोई लोन का भी हो सकता है और पेमेंट का भी हो सकता है, वो जो दोनों चीज़ों में जो पैसा देना होता है वो इसी अकाउंट से दिया जाता है, और इसी प्रकार से जो है जो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है वो ऊपर नीचे होती रहती है। इसका जो लार्ज परसेंटेज है इसमें जो फॉरेक्स में जो डिपेंडेंट होता है वो कमोडिटीज़ पर होता है, जिसमें गोल्ड और ऑयल डिफाइन होता है, और इसी के द्वारा जो है वो रिजर्व करेंसी का जो अमाउंट है वो भी चेंज होता रहता है। क्योंकि इन गुड्स का जो प्राइस है, जैसे कि ऑयल है, ऑयल काफ़ी मात्रा में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करते हैं तो जो हमारा पैसा है वो देश के बाहर जाता है। जो गोल्ड है, गोल्ड का भी परचेज काफ़ी अभी हाल ही में किया जा रहा है, क्योंकि जो विदेशों का जो गोल्ड है वो थोड़ा सस्ता हो रखा है, तो इसी वजह से जो गोल्ड है, गोल्ड का भी जो इंपोर्ट है वो काफ़ी किया जा रहा है, तो इसी वजह से जो देश का पैसा है वो बाहर जाता है, तो इन्हीं का जो पेमेंट करने के लिए भी जो फॉरेक्स रिजर्व का ही उपयोग किया जाता है। तो इसके साथ में आपको ये जो फॉरेक्स रिजर्व है इसका यहाँ पर जो आपको पेमेंट है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, ऐसी बात बताई जा रही है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आप सोचोगे कि भैया जो हम ऑयल परचेज करते हैं उसका भी हम पैसा देते हैं, और हम कोई मान लीजिए कोई इंपोर्ट अगर कोई एंटिटी भी करती है, कोई बड़ी एंटिटी भी इंपोर्ट करती है, जैसे कि गोल्ड अगर मान लीजिए बनाती है, तो वो भी उसका भी पेमेंट करती है, तो फिर ऐसे में सरकार को जो है वो प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ती है? सरकार को जो प्रॉब्लम इसलिए झेलनी पड़ती है, इसमें एक सिंपल सी बात है, एक कंसेप्ट है, उसे आप समझिएगा। कि जैसे मान लीजिए ये जो रुपी है और एक डॉलर है, डॉलर की बेसिकली बात लेके चलते हैं, ये डॉलर के अलावा आपको जिससे कंपैरिजन करना है उस करेंसी को यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने ऑयल परचेज किया, ऑयल परचेज करने के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी बेस पे चलती है वो डॉलर चलती है, तो ऑयल परचेज करेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर देना पड़ेगा तो जो भारत का जो रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, उससे डॉलर बाहर चला जाएगा। डॉलर बाहर चला जाएगा तो जो पैसा है, जो हमारा रुपया है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो डॉलर है वो हमारे पास में पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉलर के मुकाबले सिर्फ जो करेंसी यहाँ पर कम हो रही है, जिसकी वैल्यू, जिसके जो अमाउंट है कम हो रहा है, उसके अगेंस्ट में ही जो करेंसी है उसकी वैल्यू देखी जाती है। जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट में तो हमारी जो करेंसी है वो कम हो रही है, लेकिन यूरो के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो यूरो डाउन हो रहा है, तो यूरो के अगेंस्ट में हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, पहले से थोड़ी स्ट्रांग हुई है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे पड़ा है, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जिसके अगेंस्ट में करेंसी की वैल्यू देखी जा रही है, उस करेंसी की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर कितनी है। तो फॉरेन करेंसी का जो एसेट है, गोल्ड है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, जो स्पेशल एसडीआर जो विदेशों में करेंसी के रूप में हमारे यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और जो रिजर्व पोजीशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, आईएमएफ में, जो हमारी पोजीशन है वहाँ पर हमारा कितना पैसा हम ले सकते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पर हमारी जो हैं वो रेगुलरली जा रही हैं, रेगुलरली पे हो रही हैं, उन सब चीज़ों को देख के जो है फॉरेक्स रिजर्व तैयार होता है। तो फॉरेक्स रिजर्व में बेसिकली किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? फॉरेन करेंसी का एसेट होता है इसमें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
इसके बाद में गोल्ड होता है, इसके बाद में एसडीआर होते हैं, एसडीआर राइट्स जो होते हैं, और जो आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन होती है वो होती हैं। तो बेसिकली ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें मिलकर इस जो फंड है, जो करेंसी एसेट है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसको तैयार करती हैं। इसके अलावा जब हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाता है, जब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट कम होने की जो स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में जो करंट अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट में डेफिशिएट आ जाता है, उसमें जो कमी देखने को मिलती है वो माइनस में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो कंट्री है उसे बाहर पैसा देना पड़ता है, और कंट्री को बाहर पैसा देने के लिए वो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका उपयोग करती है। तो इस प्रकार से गुड्स और सर्विस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो एक्सीड कर जाती है जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे। तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। करंट अकाउंट में भी जो कमी आ जाती है। करंट अकाउंट डेफिशिएट में जो है उसमें करंट अकाउंट में जो भी चीज़ इंक्लूड की जाती है उसमें नेट इनकम होती है, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट वगैरह और जो भी डिविडेंड वगैरह जो सरकार को पे करने होते हैं, अगर आते हैं तो पॉजिटिव में देखे जाते हैं और जाते हैं तो इसे नेगेटिव में देखे जाते हैं। लेकिन ये दूसरी चीज़ है जो हमारे इसमें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद में ट्रांसफ़र हैं, ट्रांसफ़र्स जो भी किए जाते हैं, फंड का ट्रांसफ़र, जैसे मान लीजिए आपने कोई परचेज़ किया और डॉलर में हमें वहाँ पे पेमेंट किया, तो इस प्रकार का जो ट्रांसफ़र है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फॉरेन एड जो है, जो भी विदेशों को हमारे द्वारा जो मदद दी जाती है वो मदद भी इसी से दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट जो करंट अकाउंट हैं उसको डिसाइड करती हैं। और इसी करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव रहता है तो इसमें करंट अकाउंट पॉजिटिव माना जाता है, देश के पास में सरप्लस में पैसा होता है। और अगर ये नेगेटिव होता है तो करंट अकाउंट डेफिशिएट की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से स्मॉल परसेंटेज थोड़ा थोड़ा मिलकर ये करंट अकाउंट जो करंट अकाउंट का जो इसमें स्टेटस है वो यहाँ पर मिलता है। करंट अकाउंट जो है इसमें फॉरेन फंड ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट जो कंपोनेंट, ये तीनों हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है कंट्री का, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर मोटा मोटा अगर अपन लेके चलें तो पेमेंट का जो नेट जो स्थिति है वो क्या है, उस स्थिति को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही जो है वो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब इसी का भाग माने जाते हैं। तो डिफरेंस जो बेसिकली जो इसमें आता है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को लेकर आता है। टोटल रेवेन्यू ये तो एक टर्म है करंट अकाउंट डेफिशिएट, ठीक है। ये करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो जो कंट्री का इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिशिएट जो है वो कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लेकर जो स्थिति यहाँ पर बनती है उसको लेकर यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए इंपोर्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में डेफिशिएट आएगा। और इंपोर्ट मान लीजिए यहाँ पर कम हो जाए और यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों से जो है करंट अकाउंट की डेफिनेशन डिसाइड होती है। जो विदेशों के द्वारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उसी पर ही इसमें डिफरेंस आता है। दूसरी तरफ एक टर्म होती है जिसे कि फिस्कल डेफिशिएट कहा जाता है। फिस्कल जो डेफिशिएट होता है, फिस्कल डेफिशिएट किसी भी मान लीजिए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपने बजट में कोई बजट पेश किया है और उसमें जो बजट का टारगेट रखा गया है वो 100 करोड़ का रखा गया है। 100 करोड़ का टारगेट के रखने के बाद में अगर मान लीजिए सरकार की जो इनकम है उसने डिसाइड की कि इतनी हमारी इनकम हो जाएगी, टैक्स और सेस वगैरह जो भी यहाँ पे जो इनकम होती है उन तरीकों से, तो इसमें 100 करोड़ की इनकम होने के बजाय जो इनकम हुई वो 90 करोड़ ही हुई। तो यहाँ पर कितना, 10 करोड़ यहाँ पर शॉर्ट पड़ गया। तो इस तरीके से जो ये 10 करोड़ रुपए जो शॉर्ट पड़े हैं इसे फिस्कल डेफिशिएट के नाम से पुकारा जाएगा। तो देश के अंदर ही जो भी सरकार के द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंटरनली, उनमें अगर कोई कमी आती है तो उसे फिस्कल डेफिशिएट कहा जाता है। तो जो फिस्कल डेफिशिएट है उसमें सरकार का जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो फिस्कल डेफिशिएट की स्थिति होती है, और ये इंडिकेशन होता है कि सरकार की जो बोरोइंग्स हैं, जितने भी इसके जो कर्जे हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, और बढ़ने की वजह से जो इसमें जो रेवेन्यू है और उसमें बोरोइंग्स हैं, इन दोनों की जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है।
लेकिन जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करते समय समय जो रेवेन्यू और बोरिंग है और यहाँ पे जो उधार है हमारे, रेवेन्यू और उधार को इसमें जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल से भी यहाँ पे समझाया रखा है, जैसे मान लीजिए जीडीपी जो हमारी है उसमें जो जीडीपी जो टोटल कंट्री की है वो 16 करोड़ की समथिंग है, 16 करोड़ की जो जीडीपी है। उसके बाद में जो हमारी टोटल इनकम हुई है और इनकम और एक्सपेंडिचर में मान लीजिए 10 लाख करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अगर मान लीजिए हमारी इनकम कम है, 10 लाख करोड़ हमारी जो इनकम है वो कम हुई है, तो ऐसी स्थिति में हमारी इनकम कम हुई है, तो इस स्थिति में जो 10 लाख करोड़ जो 10% हो गया 100 करोड़ का, यहाँ पर फिजिकल डेफिशिएट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 10% के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये दोनों टर्म है जिनमें करंट अकाउंट डेफिशिएट और फिजिकल अकाउंट डेफिशिएट है, इन दोनों के बारे में जो हम बात बताइए आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का और काफ़ी बार इस पर जो डीप एनालिसिस करके क्वेश्चंस इसमें पूछे जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगली न्यूज़ की। दोस्तों हाल ही में आपने सुना होगा कि जो रणवीर कपूर हैं, ये जो रणवीर कपूर एक्टर हैं एक बॉलीवुड के, इनके ऊपर ऑब्ससेनिटी को लेकर यहाँ पर चार्ज लगाया गया है और जो पुलिस ने एफआईआर है वो भी इनके अगेंस्ट में रजिस्टर कर ली है। तो किस प्रकार से जो देश हमारे देश में ऑब्ससेनिटी को लेकर जो रूल हैं वो बनाए गए हैं और किस प्रकार से जो सोशल स्टेटस है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं, इन जो ये बड़े जो एक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े एक समुदाय को लीड करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस प्रकार से इन्हें वर्क करना चाहिए, तो उसी को लेकर यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस किस प्रकार के जो नियम हैं वो हमारे देश में लागू हो सकते हैं और किस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रणवीर कपूर के ऊपर जो केस दर्ज किया गया है उसमें सेक्शन 292, 293 और 590 जो आईपीसी का है, ये तीनों सेक्शन 292, 3 और 509, इन तीनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो केस है वो किया गया है। इसके साथ ही 67A जो है वो आईटी एक्ट का 67A जो रूल है उसे सेक्शन है उसे भी यहाँ पर इम्पोज किया गया है, उसे भी लगाया गया है। इसके बाद में सेक्शन 292 और 293 जो है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो पुराने समय में एक लॉ चलता था जिसे कि ऑब्ससीन पब्लिकेशन एक्ट कहा जाता था, 1925 में इसे लागू किया गया था। उसके ये जो दो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर जो केस है वो फाइल किया गया है। तो किस प्रकार से काफ़ी सारी धाराओं के अंदर इसमें जो केस है वो फाइल किया गया है, तो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रणवीर सिंह के लिए बढ़ सकती है और एफआईआर जो है वो एफआईआर भी यहाँ पे लॉज है वो की जा चुकी है। तो इस प्रकार से इन सब धाराओं के अंदर इनके ऊपर केस लगाया गया है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 292 जो है वो किस प्रकार से इम्पोज होता है। सेक्शन 292 जो आईपीसी का है उसमें ऑब्ससीन बुक्स और इस प्रकार का कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो जिसमें कि बुक्स हो सकती हैं, पैम्पलेट हो सकता है, किसी प्रकार का पेपर हो सकता है, राइटिंग में कुछ हो सकता है, ड्राइंग में कुछ हो सकता है, पेंटिंग में कुछ हो सकता है, किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो, किसी भी प्रकार का फिगर हो या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, अगर इस इन सब चीज़ों को लेकर अगर किसी प्रकार की गंदगी अगर फैलाई जाती है, बेहूदगी अगर की जाती है, तो उसे ऑब्ससीनिटी के अंदर दर्ज किया जाता है और इस प्रकार का जो कृत्य किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके ऊपर जो धारा 292 के तहत आईपीसी की ये धारा है, इसके तहत जो केस है वो दर्ज किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर लेस्टिवियस और अपील जो है यहाँ पर प्योरिनियट इंटरेस्ट को लेकर दर्शाती है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ऐसी बुक है जो बुक का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर गंदगी फैलाना नहीं है, लेकिन जो बुक का उद्देश्य है वो काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर लॉ है वो लॉ वर्क नहीं करता है। और ये दो तीन वर्ड जो इस सेक्शन में इंक्लूड किए गए हैं उनकी जो परिभाषा है वो यहाँ पर काफ़ी ब्रॉड ली गई है। कोर्ट के द्वारा भी इसके संबंध में काफ़ी सारे डायरेक्शन है वो दिए गए हैं। इसके बाद में 1969 में सेक्शन 292 है जो उसे अमेंड किया गया था और अमेंड करके इसमें
ये लाइन जोड़ी गई थी कि ऐसा कोई भी मटेरियल अगर यूज में लाया जाता है जिसमें कि पब्लिक गुड हो, पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जैसे कि कोई साइंस की मैगजीन है, साइंस की मैगजीन होती है आपको पता है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसी जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिल रही हैं, तो इस प्रकार का जो मटेरियल है जिसमें कि बोनाफाइड रिलीजियस पर्पज हो, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई स्कल्पचर हैं, हमारे यहाँ पे देश में कई ऐसी मूर्तियाँ हैं जहाँ पर जो कामसूत्र तक की जो फोटो हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पुराने जो स्कल्पचर हैं जिनका जो मूल जो उद्देश्य है वो इस प्रकार की गंदगी फैलाना नहीं है, वो एंशियंट मॉन्यूमेंट को इसमें से जो है वो एक्सेप्शन के रूप में इन्हें ऐड किया गया था। और ये कहा गया था कि अगर इन सब चीज़ों को करने वाला, जैसे ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को करने वाले का अगर गुड फेथ है, गुड फेथ में अगर वो वहाँ पर कर रहा है, पब्लिक गुड में अगर वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो धारा है उसके ऊपर लागू नहीं होती है। इसके बाद में अगला जो सेक्शन है आईपीसी का वो 293 है। 293 के तहत भी इनमें इन पर जो केस है वो दर्ज किया गया है, जिसमें कि सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर यहाँ पर बात की गई है कि ऐसी किसी वस्तु का जो यहाँ पर विक्रय किया जाए और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए जिसमें कि ऑब्सीन ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि फोटोएं वगैरह या कुछ भी हो, जिसमें अगर पर्सन की एज अगर 20 साल से कम है, ऐसा कोई भी पर्सन 20 साल से अगर किसी कम उम्र के बच्चों को अगर ये यहाँ पर ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर उनको दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर जो है चार्ज धारा 293 जो है वो लगाई जाती है। इस धारा के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मैक्सिमम पनिशमेंट फर्स्ट कन्विक्शन पर तो कम है, जिसमें कि 3 साल और 2,000 रुपये तक का जुर्माना है। अगर दूसरी बार अगर उनके द्वारा एक पर्सन के द्वारा दूसरी बार अगर ऐसी गलती की जाती है, तो ऐसी स्थिति में 7 साल की सजा है और 5,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना है। तो आप सोच रहे होंगे कि 20 साल की उम्र तो रणवीर सिंह की है नहीं, 20 साल की उम्र में उन्हें, और इतनी ज़्यादा अगर 20 साल से ज़्यादा की अगर उन पे उनके पास में उम्र है, तो ऐसी स्थिति में धारा जो 292 है वो उनके ऊपर क्यों लगाई गई है। तो इस चीज़ को समझिएगा, धारा जो 292 उनके ऊपर 293 उनके ऊपर जो लगाई गई है 20 साल से कम व्यक्ति के लिए यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन आप समझेंगे कि जो उन्होंने अपनी जो फोटोज डाली हैं वो डिजिटली डाली हैं। डिजिटली डालने के बाद में एक जो पेपर मैगजीन पेपर है, उस पेपर के लिए जो मैगजीन है या न्यूज़पेपर है उसके लिए इन्होंने ये फोटो छपवाई है। तो इस पेपर की जो सेल है वो सेल भी जो बाउंडेड नहीं है, सभी के बाद द्वारा इस पेपर को देखा जाता है। दूसरा, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम का जो उनका चैनल है, उन इंस्टाग्राम का उनका जो पेज है उसके ऊपर ये पोस्ट डाली है फोटो के साथ में। तो इस प्रकार से जो इंस्टाग्राम पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जो है 20 साल से कम उम्र के लोगों को ही यहाँ पर बाउंड करेगा या 20 साल से ज़्यादा के लोग ही उस फोटो को देख पाएंगे। तो इसी वजह से एक ओपन क्राइटेरिया होने की वजह से जो धारा 293 है वो यहाँ पर इनके ऊपर लगाई गई है। इसके बाद में सेक्शन जो है 509 की बात आती है। सेक्शन 509 है वो ऐसे वर्ड, गेस्चर और इस प्रकार का कृत्य करने पर जो है जारी किया जाता है जिसमें कि किसी महिला की मॉडेसिटी या उसका जो शालीनता है उसको अगर इसमें यहाँ पर उसका भेदन अगर किया गया हो, और उसका जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी को भी यहाँ पर जो निषेध किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो धारा है वो 506 यहाँ पर लगाई जाती हैं। और उसका जो पनिशमेंट है वो 1 साल का यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एक साल की यहाँ पर कैद हो सकती है और 1,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना रखा गया है। तो इस प्रकार से सेक्शन 509 है वो भी इनके ऊपर लगाया गया है। सेक्शन 509 में भी यहाँ पर उनका एक महिला की मॉडेस्टी से रिलेटेड ये सेक्शन है, लेकिन ये इनके ऊपर इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि डिजिटली जो है वो इसका उपयोग किया गया है और डिजिटली इसका उपयोग करने पर सभी लोग इसके अंडर में आ जाते हैं। इसके बाद में सेक्शन जो आईटी सेक्शन है उसका 67A भी यहाँ पर इम्पोज किया गया है, जिसमें कि ऐसा कोई मटेरियल हो जिसमें कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट उसमें किया गया हो और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया हो। तो बेसिक जो यहाँ पर धारा है वो 67A ही है जो आईटी एक्ट के द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। किसी भी पर्सन के द्वारा अगर ऐसा
एक्ट किया जाता है जो कि सेक्सुअली यहाँ पर इंड्यूस्ड है, जिसमें इस प्रकार का कृत्य किया गया है, तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर यहाँ पर प्रचार किया जाता है तो उसके लिए ये धाराएं लगा जाती हैं, जिससे कि 67A कहा जाता है। इसमें जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो 10 साल 5 साल का रखा गया है, और 10 लाख तक का यहाँ पे जो जुर्माना फर्स्ट कन्विक्शन में हो सकता है, पहली बार में ये जुर्माना होगा। इसके बाद में 7 साल की सजा होगी, और जो 10 लाख का जुर्माना यहाँ पर किया जाएगा वापस है सेकंड कन्विक्शन में। तो जुर्माना जो है वो यहाँ पर एज इट इज रखा गया है दूसरी बार में भी, लेकिन जो सजा है, जो कैद है, उसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी जो धाराएं हैं वो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। तो इन सारी धाराओं के तहत जो रणवीर सिंह के ऊपर केसेस जो दर्ज किए गए हैं, काफ़ी सीरियस धाराएं हैं, और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अगर उनको वहाँ पर देखना पड़े, क्योंकि आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए कि उन्होंने ये सब पब्लिक गुड में किया है, पब्लिक की यहाँ पर अच्छाई ही यहाँ इसमें सम्मिलित है, ये चीज़ सिद्ध करने में काफ़ी समय लग जाता है। आपको मिलिंद सोमन का एक केस यहाँ पे पता होगा, उन्होंने एक जो पाइथन था उसको लेकर यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जो है न्यूड फोटो खिंचवाई थी। तो ऐसी न्यूड फोटो खिंचवाने की वजह से उनके पर ही ये चार्ज लगाए गए थे। 14 साल के बाद में, 14 साल तक वो केस चला, 14 साल के बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें इसमें इस प्रकार से दर्शाई गई हैं कि इनको सुलझाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार के जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या क्या डिसीजन दिए हैं, और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर चलता है, किस प्रकार से उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा है। सबसे पहले तो जो कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें जो हिकलिन टेस्ट होता है उसे एडमिसिबल नहीं माना जाता है। हिकलिन टेस्ट को आजकल जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बीच में ऐसे डिसीजन दिए हैं जिसमें हिकलिंग जो टेस्ट है उसे माना नहीं जाता है। बेसिकली हिकलिंग टेस्ट जो है वो इंग्लैंड में रेजिना वर्सेस हिकलिंग के मध्य एक जो केस है वो हुआ था, 1868 में ये केस हुआ था। उसमें इंग्लैंड की जो कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया था कि जो यहाँ पर टेंडेंसी है वो टेंडेंसी इस प्रकार की नहीं है, और यहाँ पर टेंडेंसी को लेकर ही यहाँ पर जो डिसीजन है वो दिया जाएगा। अगर टेंडेंसी यहाँ पर अच्छी नहीं है, और ये टेंडेंसी अगर यहाँ पर करप्ट है, और जो लोगों की विचारधारा है उसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अब रणवीर कपूर ने इस प्रकार का जो फोटो शूट किया है, रणवीर कपूर का फोटो शूट करने से कई जो लोग हैं, जैसा कि जिन पर्सन ने पिटीशन लगाई है उन्होंने भी कहा है कि जो यूथ है उस यूथ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है, यूथ भी इसे एक अर्निंग सोर्स बना सकता है इस प्रकार की न्यूडिटी को, ऑब्सैनिटी को। तो इस प्रकार से जो है वो इन्फ्लुएंस इसमें बहुत बुरा हो सकता है। उसी इन्फ्लुएंस को लेकर इसमें बात की जा रही है कि अगर इस ऑर्डर में बात की गई थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा है जो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और उसका अगर जो करप्ट चार्ज अगर यहाँ पर नहीं है, करप्ट अगर यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके ऊपर जो ऑब्सैनिटी का चार्ज है वो लगाया जाता है, क्योंकि उसको देख देख के जो लोग हैं वो यहाँ पर अन्य जो लोग हैं वो भी उसी चीज़ को सीखने लगते हैं। तो इसीलिए जो है वो इंग्लैंड की कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। इसके बाद में भारत में 1964 में रणजीत डी ओवैसी और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बीच में एक केस चला था, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिंग टेस्ट को मानने से मना कर दिया था, और ये कहा था कि जो ओवैसी हैं वो एक बुक सेलर हैं, और जो उनका जो सेक्शन लगाया गया है 292, जो कि बुक्स वगैरह ये सब सेल करने के लिए लगा गया था, वो जो कॉपी है वो डीएच लॉरेंस जो लेडी चटर्ली की लवर्स थी उनके ऊपर ये नोवेल बनाया गया था, ये बुक बनाया गया था। इसमें अगर कोई ऑब्सैनिटी थी तो उसमें जो उदेसी हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इस नोवेल को बेच रहे थे, ना तो उन्होंने ये नोवेल बनाया है और ना ही इसके अंदर कोई भी चेंजेस जो हैं उसके अंदर किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो हिकलिन टेस्ट था वो अगर हिकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाता तो ये माना जाता है कि जो बुक्स हैं वो चटर्ली खुद नहीं बेच रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा ये बुक बेची जा रही है। और बुक अगर इनके द्वारा बेची जा रही है तो और बिक भी रही है, तो जितनी 10 कॉपी अगर बेचने के साथ में ही 10 कॉपी से भी जो भी इन्फ्लुएंस आता है
उस सब का इन्फ्लुएंस के जिम्मेदार जो हैं वो यही माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो हेकलिन टेस्ट को कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। एक सेम जजमेंट में भी उन्होंने कहा था कि जो सेक्स और न्यूडिटी है वो डिप्राइव माइंड से डिप्राइव करने के लिए इनफ नहीं है। किसी को भी मान लीजिए यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही है कि किसी भी प्रकार के लोगों का माइंड चेंज करने के लिए, उन्हें डिप्राइव करने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूडिटी है वो इनफ नहीं है। न्यूडिटी को देखकर या किसी भी व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में या नग्न अवस्था में देखने पर किसी के माइंड में कोई उथल पुथल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि यहाँ पर जो इसका जो वेट है, ऑप्शन पार्ट का जो वेट है वो होल वर्क को लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। और जो पब्लिकेशन है वो पब्लिकेशन इस बात को जस्टिफाई करता है कि जो पब्लिक गुड में, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जो वो नोवेल है, जो भी बुक है, उसे बनाया गया था। और यहाँ पर कोई भी सीरियस ऐसा वेट नहीं है जिसमें कि ये माना जाए कि यहाँ पर ऑब्ससेनिटी पब्लिक में फैलाई गई है। और पब्लिक गुड के लिए तो जैसा कि 1969 का अमेंडमेंट कहता है कि पब्लिक गुड के लिए अगर ये किया गया है तो ये वॉइड है, ये इस प्रकार का केस उनके ऊपर नहीं बन सकता है। तो जहाँ पर कोर्ट ने ये मान लिया है कि ये पब्लिक गुड है तो ऐसे में केस ही अपने आप ही स्वतः निरस्त हो जाता है। एक दूसरा केस यहाँ पर भारत में चला था जिसमें कि अविग सरकार और एएनआर का जो केस है वो चला था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, वो उन्होंने कहा था कि जो हेकलिन टेस्ट है वो करेक्ट टेस्ट नहीं है। हेकलिन टेस्ट को यहाँ पर मानकर किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया जाता। और जो न्यूड फोटोग्राफ जो टैलेंट लेजेंड बोरिस बेकर ने उस टाइम पे जो अपनी बारबरा, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी बारबरा फेल्टस, उनकी पब्लिश की थी एक मैगजीन में। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो मैगजीन है उनके पब्लिकेशन से किसी भी प्रकार के जो प्रॉब्लम है, जो न्यूडिटी है, उससे किसी भी प्रकार का जो ऑब्ससेनिटी है यहाँ पर नहीं फैलती है। और उसको देख के अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो कोई और मैगजीन यहाँ पर बनाई गई है, कोई मैगजीन यहाँ पर बनाई गई है, तो वो मैगजीन यहाँ पर आनंद बाजार में अगर बिक रही है और लोग अगर उसको खरीद रहे हैं, तो उसको बेचने वाला जो आदमी है, वो बेचने वाला आदमी यहाँ पर गुनहगार नहीं माना जाएगा। साथ ही जो उन्होंने फोटो खिंचाई थी उसे भी यहाँ पर उन्होंने पब्लिक गुड में माना था। और ये कहा था कि जो ब्लैक जो पर्सन है उनका जो वाइट पर्सन के साथ में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को इस फोटो में दर्शाया गया था। और पूरी न्यूड फोटो के साथ में उन्होंने यही मैसेज दिया था कि जो यहाँ पर अगर कोई अगर आपस में प्यार करता है, लव रिलेशनशिप पे अगर कोई व्यक्ति है, तो उसकी स्किन का कलर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, चाहे वो वाइट स्किन का हो चाहे वो ब्लैक स्किन का हो। तो इस प्रकार से इस फोटोशूट में जो भी ये मैगजीन में छपा था, उस फोटोशूट में इसी प्रकार की बात कही गई थी, जो कि एक पब्लिक गुड का जो यहाँ पर कंटेक्स्ट है वो यहाँ पर जाहिर होता है। इसी वजह से सरकार, सॉरी, जो कोर्ट है उस कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से जो ये कुछ केसेस हैं, जिन केसेस के बारे में यहाँ पर ऑब्ससेनिटी को लेकर और न्यूडिटी को लेकर यहाँ पर डिसीजन दिया गया है, जिसमें कि पब्लिक गुड को ही बढ़ावा यहाँ पे कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो इन सब केसेस के बारे में और इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा। इन पर क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में भी बन सकता है और मेंस में रेफरेंस के लिए भी ये केसेस जो हैं वो काफ़ी काम के हो सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 है, अब यहाँ पर बात आती है आर्टिकल 19 में जो बात यहाँ पर की गई है। आप सोच सकते हैं कि जो आर्टिकल 19 है, उस आर्टिकल 19 में हमें जो है वो एक्सप्रेशन का राइट भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर प्राइवेसी के जो राइट, प्राइवेसी से संबंधित राइट्स हैं वो भी यहाँ पर हमें प्रदान किए गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो सरकार या कोर्ट या पुलिस है वो हमारे ऊपर चार्ज या किसी के ऊपर भी चार्ज है वो क्यों लगा सकती है। तो आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे दिया गया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई हैं। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो यहाँ पर वेरियस ग्राउंड के ऊपर लगाई जाती हैं, जिसमें कि डिसेंसी और मॉरलिटी सम्मिलित है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी के भी कृत्य से डिसेंसी यहाँ पर खराब होती है तो भी ये केस यहाँ पे ये जो राइट है वो नहीं बनाया जाएगा।
और जो मॉरलिटी, अगर नैतिकता भी यहाँ पर अगर ख़त्म होती है तो वो भी ऐसी स्थिति में भी ये जो राइट है वो उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा। तो आप तो अगर इसमें बात करते हैं ऑब्सैनिटी को लेकर बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल में जो राइट है उस राइट में जो एक्सेप्शन दिया गया है वो डिसेंसी और मॉरलिटी को लेकर दिया गया है। तो डिसेंसी और मॉरलिटी तो एक ऐसे जो जनरल वर्ड हैं, जो इन जनरल वर्ड्स का अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हर चीज़ में ये पैदा हो जाते हैं। मॉरलिटी, अगर मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम देते हैं, उन्हें साथ में नहीं रखते, और या उन्हें कई ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, तो वो भी मॉरलिटी का जो राइट है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी वो राइट काम भी नहीं करेगा। डिसेंसी है, अगर मान लीजिए आप खुद अगर कोई अगर अगर ऐसा अगर उनका पहनावा है जिस पहनावे को पहन के वो जनरल पब्लिक के बीच में जाते हैं तो वहाँ पर डिसेंसी खराब होती है। आप अगर पब्लिक के बीच में ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिससे कि डिसेंसी खराब होती है, तो वो डिसेंसी अगर वहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी जो ये राइट है वो वॉइड हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही जनरल टर्म में इसको जो आर्टिकल 19 में जो राइट दिया गया है उसे रेस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं कि जो तीन वर्ड यहाँ पर हमारे को देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो पहली जो चीज़ होती है वो वल्गैरिटी तो है। वल्गैरिटी का मतलब जो असभ्यता से, जो इसका हिंदी अर्थ है वो असभ्यता होता है। लेकिन जब मान लीजिए किसी के कथन में अगर कोई ऐसी गंदगी हो, कथन में अगर मान लीजिए कोई बातचीत अगर ऐसी करता है, कोई कई ऐसे पर्सन नहीं होते जो गाली गलौज करके बात करते हैं कि वो सीधा उनके बिना वो उनका तकिया कलाम बन जाता है, उनके बिना वो लोग बात ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ऐसी जो वाणी का जो लोग उपयोग करते हैं, जो जिनकी वाणी खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में जब वो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वल्गैरिटी का वर्ड यूज़ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वल्गर है, वल्गर शब्द का यूज़ है। और ऐसी बातें जब कहा जाती हैं तो आपने सुना होगा कि वल्गैरिटी शब्द का यूज़ किया जाता है। न्यूडिटी जो है वो न्यूडिटी नग्नता होती है। ये एक ऐसी स्थिति है शरीर की जिसमें कि किसी भी प्रकार का जो कपड़ा है वो बदन पर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उसे न्यूडिटी कहा जाता है। नग्नता जो इसका शाब्दिक अर्थ है, जिसमें कि हाफ भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है, आधा अर्धनग्न जिसे कहा जाता है, अर्धनग्न भी हो सकता है, और जो कंप्लीट जो नग्नता की स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस प्रकार से जो न्यूडिटी न्यूडिटी है वो एक अलग वर्ड है। और ऑब्सैनिटी जो है वो बेहुदापन है। ऑब्सैनिटी में यहाँ पर मान लीजिए अगर न्यूडिटी नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की न्यूडिटी यहाँ पर नहीं है, जो शरीर है उस पर मान लीजिए सारे कपड़े पहने हुए हैं, इसके बाद में मान लीजिए वल्गैरिटी भी नहीं है, जो व्यक्ति है वो एकदम ढंग से डिसेंसी से बात करता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्सैनिटी वहाँ पर प्रदर्शित हो सकती है अगर वो मान लीजिए किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पर कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि कर्नाटका में एक केस यहाँ पर निकल के आया था जिसमें कि पब्लिक में जो किसिंग है वो यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद में पुलिस ने जो काफ़ी सारे अरेस्ट किए थे, ऑब्सैनिटी का जो सेक्शन है वो वहाँ पे भी इम्पोज किया गया था। तो इस प्रकार से जो अब उन लोगों ने जो मान लीजिए अगर जो भी लड़का है लड़की वहाँ पर जो किसिंग सीन में जो जिनका इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल कोई ऐसा न्यूडिटी भी नहीं फैला रखी थी, वहाँ पर कोई वल्गैरिटी उनकी द्वारा नहीं की जाती थी। जो दोनों जो लोग थे वो अच्छे पढ़े लिखे थे, कॉलेज स्टूडेंट थे, बोलने का भी उनको सही तरीका था, तो वल्गैरिटी तो उनके उधर हो ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया जिसमें कि ऑप्शनिटी यहाँ पर फैल गई, और जिसे बेहुदापन कहा जाता है। एक शाब्दिक अर्थ है, और बेहुदापन तो एक अजीब सा ही शब्द है। इसे सुनने में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं इस आदमी ने क्या कर दिया है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शनिटी है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इनका शाब्दिक अर्थ है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में जो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको लेकर भी यहाँ पर बात की गई है। जो जैसे कि जो सेक्सुअल एक्ट हमारे यहाँ पर होते हैं, जितने भी सेक्सुअल एक्ट हैं उन्हें आप ओपन में नहीं कर सकते। ये एक कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी गाइडलाइन है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने जो ऑब्सैनिटी को लेकर रूल बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि आप जो बाहर जाकर किसी को किस नहीं कर सकते या कुछ और काम नहीं कर सकते। जैसा कि आपने अभी देखा था कहीं एक
जगह पर जो अपनी जो पवित्र नदी है उसमें एक ऐसा काम करते हुए जो कपल है उन्हें पकड़ा गया था, उनके साथ में पब्लिक ने बुरा व्यवहार किया था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर शामिल की गई हैं, और जिसमें कि सेक्सुअल मैटर्स का जो डिपिक्शन है वो सबसे ज़्यादा किया गया है। तो इसी वजह से जो यहाँ पर यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, 1957 में उन्होंने रॉथ और यूनाइटेड स्टेट्स के मध्य जो केस था उसमें बताया था कि जो भी कोई भी वर्क अगर किया जा रहा है जिसमें कि ऑब्सीन वर्क अगर वो है, तो उसमें जो एवरेज पर्सन है उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो के जो कंटेम्प्रेरी कम्युनिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं। और जो वो जो अगर मान लीजिए ऐसी अगर स्थिति उनके द्वारा अगर बनाई जाती है कि वो ऐसी चीज़ों को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद में अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि हाँ ये हमने बनाया नहीं है, लेकिन खरीदा तो आपने है, खरीदा तो आपने अपने पब्लिक पूरे इंटरेस्ट से है, तो जो उसकी जो होल अपील है, जो उसका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर कंटेम्प्रेरी जो कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड है उनको वहाँ पर यूएस में देखा जाता है कि किस प्रकार से जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो पर्सन का रहा है। इसी वजह से जो पोर्नोग्राफी है उस पोर्नोग्राफी को भी इसी जो बेस पर है वो यहाँ पर गलत माना जाता है। और उसके लिए जो सरकार ने हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रूल भी बनाए हैं, और हाल ही में कई ऐसी जो वेबसाइट हैं जिनके ऊपर ऐसा जो मटेरियल है वो अवेलेबल है उनको ब्लॉक किया है, उनको इंटरनेट के थ्रू आप चला नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो जो कंटेम्प्रेरी जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर ही इसको शामिल किया जाता है। मतलब इनका बेसिक मतलब ये हुआ कि एक जनरल बात है कि यार आपको ऐसी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक प्लेस में नहीं करनी है। हमें अंदर से ही पता होता है कि यार ये जो चीज़ है हमें पब्लिक प्लेस पे नहीं करनी चाहिए, तो उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस मैटर को लेकर जो कंप्लीट जो रूल्स और रेगुलेशंस थे उनका जो डिटेल में हमने एनालिसिस यहाँ पर किया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो संसद है उसका अभी मॉनसून सेशन जो है वो रनिंग में है, और मॉनसून सेशन रनिंग में होने की वजह से जो सदन अभी चल रहा है, अभी हाल ही में वहाँ पर जो राज्यसभा एक जो सदन होता है उसमें जो एमपीज़ हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो उन एमपीज़ को किस वजह से यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, कौन से जो रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू होते हैं, किस प्रकार से उनका जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली रूल्स और रेगुलेशन पर ही बेस होने वाला है। चलिए कोई नहीं, बढ़ते हैं देखते हैं और कि किस प्रकार से इनको सस्पेंड किया गया था। तो पहले देखते हैं कि क्यों इनको सस्पेंड किया गया। इनको सस्पेंड करने के पीछे कारण ये था कि जो 19 एमपी थे, जो जिसमें टीएमसी के शायद ज़्यादा एमपी थे, और इन एमपीज़ के द्वारा जो है वो अर्जेंट डिस्कशन किया जा रहा था, जी करने की मांग की जा रही थी जीएसटी की रेट्स पर। जी आपने देखा होगा कि जीएसटी के काफ़ी ज़्यादा इंक्लूजन्स अभी यहाँ पर किए गए थे, और आटे दाल तक में जो है दूध में भी यहाँ पर जो है वो टैक्स लगा दिया गया था। तो इस वजह से जो डिस्कशन है उन्होंने कहा है कि जो जीएसटी में प्राइस राइज किया गया है, जो बढ़ाया गया है प्राइस को, उसके ऊपर यहाँ पर अर्जेंट डिस्कशन किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जो अर्जेंट डिस्कशन है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। तो इसी की वजह से मिसकंडक्ट और जो डिसरिगार्ड उन्होंने हाउस के प्रति जाहिर किया, और इसी वजह से जो उन्होंने जो चेयरमैन थे उन्होंने यहाँ पर इनको सस्पेंड कर दिया। तो इसी वजह से लेकर यहाँ पर उन्हें सस्पेंड सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंड करने को लेकर यहाँ पर किस प्रकार की जो रूल हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास में होते हैं और किस प्रकार से वो एक्ट कर सकते हैं, वो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो रूल नंबर 373 है, जो रूल्स होते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसके अकॉर्डिंग ये एक जो स्टैचूट है वो यहाँ पर बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही जो लोकसभा है और राज्यसभा में जो वर्किंग जो की जाती है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही की जाती है। किस प्रकार से कार्य होगा, किस प्रकार से बिजनेस होगा लोकसभा और राज्यसभा में, इसके वो इन रूल्स पर ही डिपेंड करता है। तो उसका जो पहला रूल है वो रूल 373 है, जो मेंबर्स के एक्सपेल से लेकर संबंधित है। इसमें अगर स्पीकर अगर ऐसा मानता है, स्पीकर के ओपिनियन में ऐसा पाया जाता है कि कोई भी मेंबर जो है वो किसी उनका कहना नहीं मान रहा है, किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करता है, तो उसे इमीडिएटली जो हाउस से निकाल दिया जाता है, और ऐसे मेंबर को
ये कहा जाता है कि वो पूरे दिन तक जो है वो सदन में नहीं आ सकते और सदन में नहीं बैठ सकते, और ऐसी स्थिति में जो है उन्हें वहां से सदन से एब्सेंट रहना पड़ता है। रूल 373 जो है वो बेसिकली किसी पर्सन को, किसी भी एमपीज को जो है वो एक दिन के लिए वहां से एक्सपेल करता है। तो इस प्रकार से जो रूल नंबर 373 को इम्पोज किया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा रूल आता है रूल 374। इसमें अगर स्पीकर चाहे तो किसी भी जो मेंबर है उसका नाम लेकर, जो अगर मान लीजिए वो जो भी स्पीकर हैं, जो भी चेयर पर्सन है, उनका उनका अगर डिसरिगार्ड किया जाता है, और जो चेयर पर जो भी पर्सन बैठे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो, उनकी अगर बात अगर यहाँ पर नहीं मानी जाती है उनके द्वारा, और जो रूल्स हैं उनका अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें तोड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है विलफुल जो जान करके उनके द्वारा ये प्रॉब्लम है वो खड़ी की जाती है, और जो सदन की कार्रवाई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो जो रूल 374 यहाँ पर इम्पोज किया जा सकता है, और रूल इम्पोज करने के बाद में जो स्पीकर है उनके द्वारा यहाँ पर नाम बोला जाता है कि इन इन लोगों को यहाँ पर जो सस्पेंड है वो किया जाता है, और सस्पेंड करने के बाद में उनको जो उनका जो टाइम पीरियड है, वो जो सेशन वहाँ पर चल रहा होता है उस सेशन से लंबा नहीं हो सकता है, उस सेशन से ज़्यादा उसमें एक्सपेल नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी उन्हें हाल ही में एक्सपेल यहाँ पर सस्पेंड किया गया है सदन से, तो मान लीजिए सदन अभी यहाँ पर 15 दिन और चलना है, तो 15 दिन से ज़्यादा उन्हें एक्सपेल नहीं किया जा सकता है, 15 दिन से कम ही किया जा सकता है। और इसके बाद में अगर मान लीजिए मैक्सिमम टाइम के लिए अगर उन्हें एक्सपेल किया भी जाता है, तो सदन के द्वारा एक मोशन पास करके उन्हें वापस से उनका सस्पेंशन जो है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इस रूल में जो दोनों पावर हैं वो दोनों पावर जो स्पीकर हैं उसके पास में अवेलेबल हैं। तो एक मेंबर जब यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है इस रूल के बाद में, वो किसी भी प्रकार के जो हाउस की कार्रवाई होती है उसमें भाग नहीं ले सकता है, और कंप्लीटली सस्पेंशन यहाँ पर हो जाता है। रूल 374 के बाद में यहाँ पर एक और रूल आता है जिसे कि 374 ए कहा जाता है। 374 ए जो है वो रूल बुक में जो 5 दिसंबर 2001 को यहाँ पर ऐड किया गया था, उससे पहले ये जो रूल है वो नहीं हुआ करता था। इसमें जो जो बात कही गई है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटेंशन है यहाँ पर, जो नेसेसिटी है यहाँ पर मोशन मोशन को लाने के लिए, जो सस्पेंशन का जो मोशन है उसको लाने के लिए जो आवश्यकता है वो यहाँ पर गंभीर होनी चाहिए, और गंभीर आवश्यकता होने के बाद में ही यहाँ पर जो सस्पेंशन का जो मोशन है वो लाया जा सकता है। तो ऐसे ही नहीं, स्पीकर को मान लीजिए कोई छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाए और किसी भी मेंबर को वो एक्सपेल कर दें और बोलें भैया तुम तो अपने घर रवाना हो, यहाँ पे ज़्यादा शोर मत करो, जैसे कि हमारे क्लासरूम में नहीं होता है, तो मैडम बोलती हैं कि क्लास से बाहर जाओ, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी मेंबर को अगर एक्सपेल करना यहाँ पर मान लीजिए इतना आवश्यक हो गया है कि सदन की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है, तो उन्हें एक्सपेल करने के लिए यहाँ पर जो मोशन है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिना ऐसा किए वहाँ पर उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से जो रूल 373 है और 374 है वो अभी इन एमपीज पर यहाँ पर लगाया गया था, और इन एमपीज के द्वारा भी इसी प्रकार का कार्य किया गया, और जो हाउस का जो वर्किंग था, बिजनेस था, उसको यहाँ पर जानबूझकर रोका गया, और जो स्लोगन है वो यहाँ पर शाउट किए गए चेयरमैन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। इसके बाद में जो स्पीकर हैं उन्होंने उन सब जो मेंबर्स हैं उनका नाम लिया, हालांकि वो जो 10 मेंबर्स के बाद के लिए ही इस प्रकार का जो सस्पेंशन है वो किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन जब स्पीकर ने नाम लिया तो स्पीकर ने 19 मेंबर्स का यहाँ पर नाम लिया, तो 19 मेंबर्स को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाए, और जो उसके बाद में जो जितनी भी सेटिंग्स होंगी उन सेटिंग्स में जितने दिन के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है वो सस्पेंशन बरकरार रहेगा, और उतनी सेटिंग्स में वो नहीं बैठ पाएंगे। इसके साथ ही जो अगर जो मोशन सस्पेंशन के लिए लाया गया है उसके विपरीत एक अन्य मोशन लाकर इससे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इस जो रूल है, जो मोशन है, उसको पास करने के बाद में ही स्पीकर के अनाउंस करने के साथ ही जो सस्पेंशन का रूल है वो लागू हो जाता है, और तुरंत प्रभाव से जो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं उन्हें हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको इस कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इस रूल के अंदर जो स्पीकर है उसे कंप्लीट पावर दी गई है, और कंप्लीट पावर उनके पास होने की वजह से जो अगर मान लीजिए ऐसा पर्सन हो कोई
जो सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा हो तो उसे बाहर एक्सपेल किया जाता है। इसके बाद में एक रूल आता है, रूल 255 आता है, जो कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर दोनों को एम्पावर करता है कि वो किसी भी मेंबर के बारे में अगर इस प्रकार का अगर इरादा रखते हैं कि उसे विड्रॉ सदन से विड्रॉल करना चाहते हैं और उसका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर इस प्रकार का नहीं है कि सदन में उन्हें रखा जाए, मान लीजिए किसी भी प्रकार का बिहेवियर वो कर सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर जो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो अगर ऐसा समझें कि ये गलत इनके द्वारा बर्ताव किया जा रहा है तो उसे इमीडिएटली बाहर निकालने का आदेश इनके द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रकार का जो रूल है वो रूल 255 में बताया गया है। इसके साथ में जो एक रूल अन्य रूल है जिसमें जिसका नंबर 256 है, इस रूल के अंदर जो चेयरमैन है वो जो 374 में जिस प्रकार का इसमें कानून था वो इसमें कानून यहाँ पर इसमें लागू होता है। और उस इसी में ये कहा गया कि किसी मेंबर के द्वारा चेयर को डिसरिगार्ड किया जाता है, चेयरमैन की बात नहीं मानी जाती है, उनके समझाने पर भी वो नहीं मानते हैं और जानबूझकर इस प्रकार का गतिरोध है वो उत्पन्न करते हैं जिससे कि सदन का जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाती है। तो एक मोशन के द्वारा उन्हें वहां पर सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वो सस्पेंशन जो है वो बचे हुए सेशन से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हाउस है वो इस प्रकार का रूल वहाँ पर बना सकता है। और इस जो मोशन जिस मोशन के थ्रू उन्हें सस्पेंड किया जाता है उसके विपरीत एक नया मोशन लाके इस सस्पेंशन को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो ये दो रूल हैं इनके अंदर भी इसी बात को बताया गया है। बेसिकली जो रूल 373 और 374 हैं वो जनरली राज्यसभा के में ही चेयरमैन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो 255 और 256 हैं वो लोकसभा में इनका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों रूल हैं ही समान हैं, लेकिन जो इनका यूज़ है वो अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सदन में कार्रवाई में गतिरोध लाने की वजह से जो इनको मेंबर्स को एक्सपेल किया गया है उसकी वजह से यहाँ पर जो गतिरोध है वो शायद समाप्त हो सकता है। उनको लेकर किस किस प्रकार के नियम है वो चेयरमैन के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और लोकसभा के स्पीकर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, उनका कंप्लीट डिस्कशन इस आर्टिकल में किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों आज के स्टैटिक पोर्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सत्रिया जो डांस है उसका डिस्कशन करेंगे। क्लासिकल जो डांसेस हैं, क्लासिकल डांस में ये आखिरी डांस है, इसके बाद में जो क्लासिकल डांस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारा जो स्कूल ऑफ आर्ट है उस स्कूल ऑफ आर्ट ने जो 8 डांस हैं उनको मान्यता दी है क्लासिकल डांस के रूप में, लेकिन जो सरकार है वो सरकार के डाटा के अनुसार जो 9 हैं वो क्लासिकल डांस होते हैं। उथापू एक ऐसा डांस है जिसे कि इन्होंने जो क्लासिकल डांस में सरकार ने इंक्लूड किया गया है, इसका जो डिटेल जो है वो अभी आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सत्रिया जो डांस है वो मॉडर्न समय में, आज के समय में वैष्णव जो संत हैं शंकरा देवा उनके द्वारा इसे बढ़ाया गया था। और 15वीं शताब्दी में जो 15वीं शताब्दी थी उसमें ये आसाम में उत्पन्न हुआ था। तो शंकरा देवा के द्वारा ये जो डांस है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके द्वारा इसे बनाया गया था। तो ये जो आर्ट है उसमें वैष्णव जो है उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है, विष्णु से संबंधित जितने भी स्टोरी हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और जो सतराज हैं यहाँ पर, इनका एक रिलीजियस यहाँ पर पंथ है सतराज, उसका यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो किया जाता है। और जो वैष्णव मोनेस्ट्री यहाँ बनाई जाती है आसाम में, उन वैष्णव मोनेट्रीज को भी यहाँ पर सतराज कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिस है यहाँ पर की जाती है। और जो एंशियंट टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र में भी, जो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसमें भी इसका जो वर्णन है वो मिलता है, और भक्ति मूवमेंट से भी इसका जो संबंध काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो जनरल जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है वो शंकरादेवा के द्वारा किया गया है। फीचर्स की अगर बात करें तो इस डांस के फीचर्स में सबसे पहले ये जो डांस फॉर्म है उसमें मेनली ओजापली और देवदासी जो दो आसाम के डांस फॉर्म है इनका मिश्रण इनमें किया जाता है, उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ओजापली देवदासी जो मिलकर
सत्रिया डांस यहाँ पर बनता है और इसको जो परफॉर्म किया जाता है। तो सत्रिया डांस में ओजापली और देवदासी दोनों डांस का मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में जो सत्रिया जो रिसाइटल होता है उसमें जो विष्णु होते हैं उनकी कथाओं का वर्णन किया जाता है, उनकी कथाओं के हिसाब से यहाँ पर जो डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में जो सत्रिया डांस है उसमें नृत्य और नाट्य तीनों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सत्रिया ऐसा डांस है जिसमें कि नृत्य और नाट्य तीनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर देखें तो ये जो परफॉर्मेंस है इसकी जनरली मेल्स के द्वारा दी जाती है, जिन्हें कि बोकोट कहा जाता है, और एक डेली रिचुअल की तरह ये जो परफॉर्मेंस है इनके द्वारा दी जाती है। मतलब जब भी पूजा होती है तो पूजा के समय में इनके द्वारा इस प्रकार की परफॉर्मेंस दी जाती है। और मेल जो यहाँ पर साधु, एक मान लीजिए यहाँ पर मॉन्क जो होते हैं, मेल साधु जो होते हैं उनके द्वारा इस परफॉर्मेंस को किया जाता है, और इन मेल साधुओं को भोकोटक यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद में जो यहाँ पर सॉन्ग्स हैं वो शंकरा देवा के द्वारा यहाँ पर सॉन्ग्स बनाए गए थे, जिसके द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया था सत्रिया डांस को। उनके द्वारा यहाँ पर जो सॉन्ग्स है उनका कंपोजिशन किया गया था। इन सॉन्ग्स को बोध गीत कहा जाता है, और बोध गीत का जो वर्णन है वो इसमें इन्हीं गानों पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इनमें दी जाती है। तो इसका जो मेन जो प्रभाव रहता है वो मेन प्रभाव इसकी रिदम पर रहता है, और जो डांस के जो पोस्चर हैं उन डांस के पोस्चर में फुटवर्क का जो यूज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। हाथों और पैरों से यहाँ पर जो है इस डांस को ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। लास्य और तांडव इन दोनों का जो संगम है वो इसमें देखने को मिलता है। इसका मतलब में फीमेल के द्वारा भी जो ये डांस है वो परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद में अगर कॉस्ट्यूम की बात करें तो मेल कॉस्ट्यूम में इसमें मेल के द्वारा धोती और पगड़ी पहनी जाती है, जो टर्बन जिसे हम कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो इस प्रकार की धोती इन्होंने यहाँ पर पहन रखी है, और ये जो टर्बन है वो टर्बन यहाँ पर लगा रखी है। तो ये दोनों इसका ट्रेडिशनल ड्रेस है, इन्हें पहनना जरूरी होता है। जबकि जो फीमेल होती हैं वो फीमेल ज्वेलरी और जो चुनरी होती है वो यहाँ पर मिलती है, जो कि पैट सिल्क की होती है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पर फीमेल्स के द्वारा जो ड्रेस यहाँ पर पहनी जाती है तो इसमें आप देखेंगे ये जो सिल्क है वो पैट सिल्क की ये साड़ी जो है वो बनी होती है, और ज्वेलरी का भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे सिर पे भी है, हाथ पे भी है, और जो कंप्लीट ज्वेलरी होती है उसका इसमें यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से मेल और फीमेल की जो यहाँ पर ड्रेस है वो यहाँ पर निर्धारित की गई है। वेस्ट पर जो है वो यहाँ इसमें कपड़ा बांधा जाता है, जैसे कि पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हैं वो यहाँ पर बांधा करते थे, और कमर बंद जिसे कहा जाता है, कमर पर पट्टा यहाँ पर जरूर बांधा जाता है। मेल में अगर ड्रेसिंग में आप देखेंगे तो इन्होंने ये जो कमर पे यहाँ पे पट्टा बांध रखा है, और फीमेल में अगर आप फीमेल ने भी यहाँ पर देखिए आप साड़ी के ऊपर ये इन्होंने यहाँ पर ये कपड़ा जो है बांध रखा है, जो ये इसका भाग है और ये भी इसका भाग है। तो इस प्रकार से कमर के ऊपर क्लोथ इसमें बांधा जाता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में आज के समय में जो सत्रिया डांस है वो सत्रिया डांस जो है मेन दो भागों में यहाँ पर विभक्त हो गया है। जो मेन दो भाग हैं उसमें एक ज्ञान भयनार नाच माना जाता है, और दूसरा घर मानर नाच माना जाता है। ये दोनों जो डांस हैं सत्रिया की फॉर्म है। आजकल जो डांस है वो इन दोनों को अलग अलग करके किया जाता है। इसके बाद में अंकिया नाट होता है। अंकिया नाट जो है वो सत्रिया में एक प्रकार है इस डांस का, जिसमें कि एक म्यूजिकल ड्रामा होता है। म्यूजिकल ड्रामे में जो आसामीज मैथिली जो लैंग्वेज है उस मिक्स लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और आसामीज और मैथिली जो लैंग्वेज है वो दोनों कंबाइंड होके ब्रजावली यहाँ पर कहा जाता है। इस लैंग्वेज में यहाँ पर जो है ये परफॉर्मेंस दी जाती है। अगर इस लैंग्वेज में जब परफॉर्मेंस दी जाती है तो इसे अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया डांस में ही ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसे भावना भी कहा जाता है, जिसमें कि लॉर्ड जो कृष्ण है उसकी स्टोरीज का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। आप समझ चुके होंगे कि जो वैष्णव विष्णु का जब यहाँ पर डांस किया जाता है तो वो सत्रिया के रूप में ही किया जाता है। मेन जो डांस है वो ये डांस यहाँ पर कहा जाता है। और जब अंकिया नाट किया जाता है, अंकिया नाट होता है, तो अंकिया नाट के समय में जो कृष्ण है उनके जो स्टोरी है उनका वर्णन यहाँ पर
किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जो देवता हैं, जो दोनों यहाँ पर रिलीजियस पर्सन है, उनकी यहाँ पर जो स्टोरीज का बखान है वो इस डांस में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सत्रिया डांस है उससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका जो डिस्कशन है वो हमने यहाँ पर किया है। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। साथ ही अगर आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।